हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, तो मैंने आपको उसमें लैंड रिफॉर्म्स बताए थे, उसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ जनरल रिफॉर्म्स भी। तब मैंने आपको बताया था कि इसी का एक्सटेंशन हम एक और जो हमारी सरकार ने इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए जो एक हरित क्रांति बहुत फेमस है, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई थी, जिसको हम टेक्निकल रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो ये इसमें आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा आपके पेपर में, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि टफ है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये हम आज ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली है क्या, इसके क्या क्या फायदे हुए आपकी इकोनॉमी को, मतलब इसके क्या अचीवमेंट्स थे। और हाँ, जब अचीवमेंट्स है तो थोड़े बहुत देखो फेलियर्स भी होते हैं, तो हम फेलियर भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या चीज़ भाई, जिसे हम हरित क्रांति भी कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखो, हम सब ये जानते हैं कि जब हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, मतलब 1947 की अगर आप बात करो, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उस समय पे आपकी लगभग 75%, 70-75% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। और जबकि हमें ये भी पता है कि जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स थी, मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी वजह से इतने सारे रिफॉर्म्स आए। तो जैसे क्योंकि हमारा जो है वो प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। बहुत लो क्यों थी? क्योंकि हम उस समय हम क्या यूज़ कर रहे थे? ओल्ड टेक्नोलॉजी। हमेशा ये एक बहुत बड़ी इशू रही, हम ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, हम बारिश पे डिपेंडेंट थे, इरिगेशन नहीं था, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते थे, पेस्टिसाइड्स तो यूज़ नहीं करते थे, बहुत दिक्कतें थी। तो 1951 कि जब हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया और 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो आपकी गवर्नमेंट ने रियलाइज़ कर लिया कि भैया ये 75% लोग जो हैं ये तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। और जबकि एग्रीकल्चर जो है वो बुरी हालत में है, कॉलोनियल पीरियड में बुरी हालत, उसके खस्ता हाल हो गए, उसके बाद भी आपकी इतनी पॉपुलेशन, तो इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। इस एग्रीकल्चर सेक्टर का कुछ जो है हमें इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स है उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जो आपके फार्मर्स हैं वो मानसून पे ही डिपेंड करते थे हमेशा, मानसून अच्छा फसल अच्छी, मानसून बेकार फसल बेकार। तो उस टाइम पे सरकार ने जो है ये इनिशिएटिव लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है अचानक से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो आप यहाँ पे हो और अचानक से इतनी यहाँ पहुँच गए, ऑल ऑफ अ सडन इतनी बढ़िया जो है वो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो ग्रो कर गया। अब ये कैसे होगा? रातों रात सपना देखा और सुबह सच हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सडन इंक्रीज है, स्पेक्टिकुलर इंक्रीज है प्रोडक्टिविटी में, जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज किए आपने, जिन्हें हम HYV सीड्स भी कहते हैं। HYV आपको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, HYV सीड्स। ठीक है। HYV का मतलब क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटी। मतलब इन सीड्स से अगर आप खेती करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, हमें एकदम ऐसे बूस्ट कर जाएगी। ठीक है। तो ये सरकार ने जो है ये सीड्स को ले आए और इस सीड्स से जो है इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया। कैसे किया इन्होंने? क्या क्या चीज़ें करी ग्रीन रेवोल्यूशन में? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया HYV सीड्स यूज़ करें, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ कर लिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो है वो आपकी फसल जो है आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़िया होने लगी। दूसरा, अच्छा, ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है ना, ये वीट में और राइस में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने यहाँ पे इन दोनों को यूज़ किया। अब दूसरा इन्होंने क्या किया? यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखो, ये जो सीड्स होते हैं ना, इनको ज़रूरत होती है फर्टिलाइजर्स की, और किसकी? पेस्टिसाइड्स की करेक्ट क्वांटिटी में। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो है वो कम दे दें, और साथ साथ इनको क्या चाहिए? रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, पानी भी चाहिए।
तो वाटर सप्लाई भी इम्पॉर्टेंट है। तो तभी ये सीड्स जो है वो अपना काम करेंगे, जो इनका पर्पज़ है वो तभी पूरा होगा। तो ये जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, HYV सीड्स लाए। अब क्योंकि इनको फर्टिलाइजर्स चाहिए तो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी कर लिया। इनको पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, ठीक है। पेस्टिसाइड्स मतलब फसल में कीड़ा ना लगे, कोई और तरीके की प्रॉब्लम ना हो, टिड्डी वगैरह कोई आके बैठ के खाए ना आपकी फसल। तो ये भी हो। फर्टिलाइजर्स किस लिए कि इनको फर्टिलाइजर्स मिलेंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ होएगी, प्लस इरिगेशन, वाटर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार ने उस समय पे ग्रीन रेवोल्यूशन में लॉन्च की, प्लस मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब यहाँ पर मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, जैसे ट्रैक्टर आप यूज़ करोगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है, चाहे वो इरिगेशन से रिलेटेड, आपने खेत में ट्यूबवेल लगा दिया, या और टेक्नोलॉजी जिससे आपको और अच्छी जो है वो फसल होने में मदद मिल रही है। तो ये जो है इन्होंने, गवर्नमेंट ने उस समय अपने मीन्स को, जो कल्टीवेशन, जो फार्मिंग के लिए यूज़ होते थे, उनको मॉडर्नाइज करना शुरू किया। पहले लोग खेत में बैल से जो है खेत जोतते थे, ट्रैक्टर्स आ गए फिर, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो मैकेनाइज्ड हल जो है वो आ गए, जिनसे खेत की मिट्टी जो है वो एकदम बढ़िया हो जाती थी और उस पर आप खेती कर सकते हो। प्लस इन्होंने लॉन्च किया साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। अब ये साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन में इन्होंने क्या किया कि जैसे वीट, मैंने आपको बताया वीट और राइस में हुआ, तो गेहूं का ना एक सीजन होता है, चावल का एक सीजन होता है। तो इन्होंने क्या किया, अब इनको ये पता है कि अच्छा 6 महीने सपोज जो है गेहूं का सीजन है, 6 महीने सरकार बाद जब किसान ने गेहूं काट लिया, अब वो क्या करेगा अगले 6 महीने, उसकी मिट्टी तो गेहूं निकलने के बाद खराब हो गई है। तो उन्होंने कहा कि 6 महीने में ऐसा क्या करना है कि आप इस तरह का कुछ साइकिल बना लो कि 6 महीने आप गेहूं उगाओगे, और यहाँ जब गेहूं कटेगा तो उसके बाद अगले 6 महीने गेहूं के बोने तक, या जो भी पीरियड है, 4 महीने 8 महीने, उस तक आप दूसरी कोई सप्लीमेंट्री फसल उगाओगे, ठीक है। तो जिससे 12 के 12 महीने ये सर्कल चलता रहेगा और आपकी जो है वो आमदनी बढ़ जाएगी। पहले आप एक फसल उगा रहे हो, अब आप 2 उगा रहे हो या 3 उगा रहे हो, 3-3 महीने के पीरियड पे। तो ऐसे करके जो है आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सरकार ने जो है वो उस समय साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन, इसको कुछ इस तरीके से उन्होंने मेथडोलॉजी निकाली विद द हेल्प ऑफ द साइंटिस्ट हु वर इनटू द रूरल साइंस, और जो उनके डेवलपमेंट के लिए रोज इन्वेंशंस में लगे हुए थे, जिन्होंने हाई यील्डिंग सीड्स डेवलप किए, जिन्होंने जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन भी हमें करना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इस तरीके से सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया। अब देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, हमें फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, ठीक है, हमें पानी चाहिए। तो इसका जो नतीजा हुआ, अब दिक्कत की बात यह है कि जो आपके छोटे किसान हैं, जो जो स्मॉल लेवल पे हैं, स्मॉल फार्मर्स जो हैं आपके, उनके पास तो ज़रूरी नहीं है ना इतने पैसे हो कि वो ये सब कुछ यूटिलाइज कर सकें। तो जो फर्स्ट फेज आया ना ग्रीन रेवोल्यूशन का, जैसे कि फर्स्ट फेज का मतलब मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट फेज जो आया वो था आपका 1960 से लेके 1970 तक। इस फेज में जो फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो फर्स्ट फेज कहते हैं, मिड 60 से मिड 1970 तक, ये सिर्फ बड़े किसान जो रिच थे ना, एफ्लुएंट फार्मर्स को हुआ, जिनके पास पैसा था फर्टिलाइजर्स पे खर्चा करने के लिए, इरिगेशन पे खर्चा करने के लिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स पे करने के लिए, उनको बड़े फायदे हुए। जैसे ये कहाँ के किसान आप समझ लो इसमें आ गए, इसमें आ गया आपका पंजाब, इसमें आ गया आपका आंध्र प्रदेश, इसमें आ गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो इन किसानों को बेनिफिट हो गया। अब जो है वो मतलब जहाँ पे भी, और जहाँ पर स्पेशली एक और चीज़ हमें याद रखनी है, इनको ज़्यादा फायदा क्यों, एक तो अमीर किसान, दूसरी बात यहाँ पे वीट की खेती या राइस की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। इसके बाद इसका सेकंड फेज अगर आप बात करो, यहाँ पे इसको दोबारा से करते हैं, सेकंड फेज की अगर आप बात करो ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो आपका हम सेकंड फेज, ठीक है, ये सेकंड फेज हम मानते हैं मिड 1970 से मिड 1980 तक, ठीक है। अब इस समय क्या हुआ कि इस समय जो हाई यील्डिंग वैरायटी
सीड्स की आप बात कर रहे थे, ये ज़्यादा स्टेट्स तक पहुंच गए थे और ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी आ गई थी। तो तब इसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा मतलब उसका बेनिफिट था कि हम जो है वो आपको किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। तो वो तब एक ये बेनिफिट जो है वो किसानों को ज़्यादा मिला 1972 1980 में, ज़्यादा स्टेट्स तक जो है वो आपका ये पहुंचा। और एक और उस समय ऑब्जेक्टिव चल रहा था इंडिया का कि हमें अमेरिका, उस समय हम क्या करते थे कि यूएसए से जो है वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को हमें पूरा करना पड़ता था। तो एक और मोटिव था कि भैया ये यूएसए पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है। हमारे यहाँ अपने खुद के जो है ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की वजह से इतना फूड ग्रेन्स हो जाने चाहिए कि हमें दूसरे पे डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्या क्या और अचीवमेंट्स इसमें अब हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो पहला जो अचीवमेंट देखो आपको देखने के लिए मिलेगा, प्रोडक्शन ऐसे बढ़ा यूं ऊपर। 1960-61 की बात करो तो 82 मिलियन टन्स था प्रोडक्शन, और देखो 19 अगले 30 सालों में कहाँ पहुंच गए, डबल से भी ज्यादा 176 मिलियन टन्स पे पहुंच गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जो है आप HYV यूज कर रहे थे, हाई यील्डिंग वेराइटी के क्या यूज कर रहे थे आप, सीड्स, और आप उसमें फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स भी यूज कर रहे थे, उसमें इरिगेशन भी कर रहे थे, उसमें आप टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मिलके जो है आपने डबल से ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसमें दूसरा जो एक अचीवमेंट मिला वो था, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद रखेंगे, मार्केटेबल सरप्लस। अब मार्केटेबल सरप्लस या मार्केटेड सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस क्या है, देखो पहले अगर आपको याद होगा कॉलोनियल रूल में किसान क्या करता था, सेल्फ कंजम्पशन। भैया मुझे कितना गेहूं चाहिए उतना उगा लूंगा, कितना चावल चाहिए उतना उगा लूंगा, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हुआ वो बार्टर सिस्टम में किसी को दे के उससे कुछ सामान ले लूंगा। तो ये सीन चलता था उस टाइम पे। अब मार्केटेड सरप्लस जो है जब हुआ, इसका क्या मतलब है, मार्केटेड सरप्लस में किसान ने क्या किया, क्योंकि अब वो हाई यील्डिंग वेराइटीज, उसका तो प्रोडक्शन खूब हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि सेल्फ कंजम्पशन के अलावा भी उसके पास और बहुत ज़्यादा जो है वो फूड ग्रेन्स हैं। तो वो क्या करेगा, मार्केटेड इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। पहले मैं 400 किलो उगाता था और खुद खा लेता था, अब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड यूज करने से मेरा प्रोडक्शन 5000 किलो हो गया। तो इसमें से 400 किलो तो भाई मैं खुद ही खा लूंगा, सेल्फ कंजम्पशन है। लेकिन बाकी जो ये 4600 kg बच गया, इसका मैं क्या करूंगा, इसको मैं मार्केट में बेचूंगा और इससे पैसे कमाऊंगा। तो ये मार्केटेड सरप्लस जो है वो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन से देखने को मिला, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय। तीसरा अचीवमेंट क्या हुआ जी, फूड ग्रेन्स। पहले क्या होता था, बचते ही नहीं थे हम, बल्कि हमें यूएसए से, मैंने आपको बताया, इंपोर्ट करना पड़ता था। अब क्या हुआ, इतना बढ़ने के बाद आपका जो फूड ग्रेन्स है वो आपके पास ज़्यादा होने लगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनका स्टॉक शुरू कर दिया, कोल्ड स्टोरेज बन गए। ठीक है, अब कोल्ड स्टोरेज बन गए, उसमें क्या हुआ, गेहूं स्टोर कर लिया, चावल स्टोर कर लिए, कि आगे अगर मार्केट में कभी इनकी कमी हो जाएगी तो सरकार क्या करेगी, वहां से निकालेगी और मार्केट में जो है वो जो इतनी कमी होगी उसे पूरा कर देगी। या उस बफर का एक और फायदा है, आप जब आपके पास ज्यादा बफर इकट्ठा होने लगे और आप तो बढ़िया से यूज कर रहे हो, तो आप उस बफर को एक्सपोर्ट में यूज कर लो। आप जो है वो फूड ग्रेन्स को पहले तो, जैसे अब उस समय देखो क्या होता था, बल्कि कभी भी हो सकता है, फ्लड आ गया, अपनी कंट्री की बात करें, फ्लड आ गया या ड्रॉट आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया जी, तो इन केसेस में क्या होता है, अब की बार फसल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो बफर स्टॉक है, हम वहां से निकाल लेंगे। दूसरा, चलो अगली बार भी कुछ नहीं हुआ, ना फ्लड आई ना ड्रॉट हुआ, तो क्या हम कर सकते हैं इस बफर स्टॉक का, भाई एक्सपोर्ट करो ना। पहले यूएसए से इंपोर्ट करना पड़ता था, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, हमें क्यों इंपोर्ट करना है। ठीक है, दूसरा, फोर्थ नंबर का बेनिफिट हुआ लो इनकम ग्रुप को।
देखो लो इनकम ग्रुप किसे कहते हैं? लो इनकम ग्रुप वो होता है जो अपना इनकम का जो मेजॉरिटी प्रोपोर्शन है, जो लार्ज परसेंटेज है, वो किस पे खर्च करता है? खाने पे, क्योंकि वो गरीब है। और लो इनकम ग्रुप मतलब गरीब लोग। अब गरीब लोग जो है वो बेचारा कम कमाता है, तो ज्यादातर हिस्सा किस पे खर्च हो जाएगा? खाने पे, क्योंकि इसे वो अवॉइड नहीं कर सकता, वो लग्जरी पे तो खर्च करता नहीं है। अब क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, उनको कैसे बेनिफिट मिला ये समझो। लो इनकम, देखो जब आप बफर स्टॉक, जब आप ज्यादा बना रहे हो, पहले आप 400 किलो बनाते थे, अब आप 5000 किलो बना रहे हो, जब आप ज्यादा बना रहे हो तो मार्केट में ज्यादा माल जा रहा है। ज्यादा माल जा रहा है तो जब एक चीज पहले कम है तो उसकी कीमत क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। लेकिन अगर एक चीज ज्यादा आ गई मार्केट में, तो ज्यादा जब आएगी चीज तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने गवर्नमेंट को इतना सफिशिएंट कर दिया कि वो फूड ग्रेन्स को जो है स्टॉक में रख लें, और ताकि वो फूड शॉर्टेज के टाइम पे उसको यूज कर सके। तो ऐसे ही अब क्या हुआ, जब ज्यादा माल मार्केट में जाने लगा, तो ज्यादा माल जब मार्केट में अवेलेबल होगा, तो देखो हम सब ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जितना ज्यादा सप्लाई होगी उतना प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, जो चीज ज्यादा है वो सस्ती बिकेगी। तो जब फूड ग्रेन्स आपके पास ज्यादा आ गए मार्केट में, तो इनका प्राइस कम हो जाएगा, डिक्लाइन इन प्राइस हो जाएगा, है ना। जैसे ही डिक्लाइन होगा प्राइस, अब जिस भी चीज, अब किसी एक चीज का प्राइस कम हो गया, सॉरी, तो जब चीज का प्राइस कम हो गया तो भाई उसको गरीब आदमी भी खरीद लेगा। लो इनकम ग्रुप पहले नहीं खरीद पाता था, या पहले हो सकता है 4 किलो खरीद पाता था, अब प्राइस थोड़ा कम हो गया तो वो 10 किलो खरीद पा रहा है, उसकी जरूरत पूरी हो रही। तो लो इनकम ग्रुप को भी इसका बहुत फायदा हुआ। तो ये थे अचीवमेंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन के। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो पूरा नेशन है उसको वो इमेंस बेनिफिटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन से। ठीक है, अब इसके फेलियर्स पढ़ते हैं। अब देखो जहाँ पे इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं ना, और लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है तो वो रिस्क फ्री नहीं होती कभी भी। जब रिस्क फ्री नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क था, इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका फेल हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क था वो था आपकी जो क्रॉप्स थी ना वो लिमिटेड थी, मतलब आप सिर्फ व्हीट और राइस पे खेल रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज आप ज्यादा वैरायटी ऐड नहीं कर पाए, इसलिए उन्हीं स्टेट्स को भी फायदा हुआ जहाँ पे व्हीट और राइस होता था। और इससे भी बेकार चीज जो थी वो थी अनइवन बेनिफिट्स। मतलब क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई आपकी, तो जाहिर सी बात है कि डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी आपको किन लोगों के बीच में? स्मॉल फार्मर्स। दो कैटेगरी हैं आपके पास, एक है आपके स्मॉल फार्मर्स और एक है आपके बिग फार्मर्स। ये बड़ी मछलियां भाई, अमीर किसान। ठीक है जी। तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ये सब कौन अफोर्ड कर सकता है? ये, क्योंकि इसके पास पैसा है, बड़ी जमीन है, सब कुछ है, ये तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से डिस्पैरिटी क्रिएट होनी शुरू हो गई, अनइवन बेनिफिट्स। जो लोग ये ज्यादा कर पा रहे थे वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा माल मार्केट में बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ये छोटे किसान हैं, इनके पास फर्टिलाइजर के लिए भी पैसे कम है, पेस्टिसाइड के लिए भी पैसे कम है, इरिगेशन का सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये बेचारे उतना हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स भी जो है इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, तो इनको बेनिफिट कम होगा। तो क्योंकि बड़े किसान ही जो है वो इनपुट को अफोर्ड कर पाएंगे और उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ इसके फेलियर की, जो अभी तक मैंने नहीं बताई। ये जो HYV सीड्स होते हैं ना, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ये ज्यादा प्रोन होते हैं पेस्ट अटैक के। मतलब इनका क्या है कि इनमें प्रोडक्शन तो बहुत बढ़िया होता है, आपकी जो है बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट इन सीड्स पे पेस्ट का अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब इनको कैसे आप बचाओगे? फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करोगे, लेकिन छोटा किसान नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है छोटे किसान ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के ये खरीदे HYV सीड्स, और उसने खेती करी और पेस्ट अटैक हो गया और उसका सब कुछ खत्म हो गया, वो जीरो पे आ गया। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो इसलिए जो बेनिफिट्स थे वो अनइवन थे, बड़े किसानों को ज्यादा फायदा हो रहा था, छोटे किसानों को
कम फायदा मिल रहा था। तीसरा मैंने, और दूसरी बात स्टेट्स में भी डिफरेंस था, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। तीसरा फेलियर हुआ उसका सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन में क्या हुआ कि क्योंकि आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, जब आप ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, तो सॉइल की जो उपजाऊता है ना, जो 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 फर्टिलिटी है सॉइल की फर्टिलिटी होती है, सॉइल के अंदर वाटर लेवल होता है, ठीक है, जिससे सॉइल में नमी बनी रहती है अच्छी खेती, वो वाटर लेवल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, नीचे जा रहा है। कैसा एरो बन गया, वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और फर्टिलिटी कम हो रही है क्योंकि हम इतने केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो वो जमीन धीरे 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 करके बेकार होने की उसके चांसेस हैं कि वो बेकार हो जाए, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान होना शुरू हुआ था कि सॉइल बेकार होनी शुरू हो गई थी। चौथी चीज अनइवन स्प्रेड, ये मैंने आपको बताया ना, जैसे तमिलनाडु बताया मैंने आपको, आंध्रा बताया और पंजाब बताया, यहाँ के किसानों को इसका बहुत फायदा मिला है ना, व्हीट राइस उगाते थे, लेकिन बाकी जगह के किसान, हर जगह तक जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं पहुंचा, पूरी इकोनॉमी में ये नहीं पहुंच पाया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिच फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल गए और जो पुअर फार्मर्स हैं उनको कम बेनिफिट मिला। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको ज़रूर ये चीज़ बताऊंगी कि इसमें सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया था। सरकार को ये दिखना शुरू हो गया कि भैया ये तो जो है हमारा फेल हो जाएगा, ये इतना बढ़िया हमने इनिशिएटिव लिया है, फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा गरीब किसान है वो तो उसकी पूरे चांस है कि वो गरीब ही रह जाए, उसको जो है हम बेनिफिट ना दे पाए। तो सरकार ने इस चीज़ पे बहुत कुछ स्टेप्स लिए और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहली जो इसके जो इन्होंने पहला स्टेप लिया, इन्होंने क्या किया कि लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना शुरू कर दिया। लो इंटरेस्ट रेट पे लोन किसको दे रहे थे? वो स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। अब किस लिए दे रहे हैं? ताकि आप पेस्टिसाइड ले सको, फर्टिलाइजर्स ले सको, टेक्नोलॉजी यूज करके अपने जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको खेतों में। तो उन्होंने जो है वो स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स देने शुरू कर दिए और जितने भी नीडेड इनपुट्स थे वो सब देने शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि स्मॉल फार्मर्स भी जो है वो इक्वल लेवल पे आ गए लार्ज फार्मर्स के, बिग फार्मर्स के, उतना ही आउटपुट वो भी कर पाए क्योंकि अब उन्हें लोन मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बहुत अच्छा जो है सरकार ने स्टेप लिया था। इसकी वजह से जितना बड़ा फेलियर हो सकता था ग्रीन रेवोल्यूशन, वो बच गया था और इनके जो है स्टेप्स की बहुत तारीफ हुई। दूसरी बात मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने फिर, मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि स्मॉल और रिच दोनों को ही जो है वो बेनिफिट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पेस्ट अटैक का जो रिस्क स्मॉल फार्मर्स के दिमाग में रहता था कि भैया मेरी तो पूरी जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी, वो रिड्यूस हो गया। और इसमें इनकी हेल्प करी जो गवर्नमेंट के ना बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे जो साइंटिफिक रिसर्च करते थे। तो इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने क्या किया, इन्होंने पेस्टिसाइड्स का जो बना के इस तरीके के पेस्टिसाइड्स डेवलप किए कि जो पेस्ट जो है वो इनकी क्रॉप को र्यून करने का चांस था उसको इन्होंने काफ़ी मिनिमाइज कर दिया। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह के पेस्टिसाइड्स डेवलप कर दिए। तो ये जो गवर्नमेंट है उसने ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाई उसको बाद में कुछ स्टेप्स लेके जो है उन्होंने इसके पूरे जो फेलियर्स थे उसको बचा लिया और बहुत एक्सटेंसिव रोल इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्ले किया स्मॉल फार्मर्स के लिए भी। किस चीज़ में कि वो भी जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसका पूरा गेन जो है वो उठा पाए। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन और हमने इसमें अचीवमेंट्स भी पढ़े, इसके फेलियर्स भी पढ़े और मैंने गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए मैंने आपको वो भी बताए। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग इंडस्ट्री रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद निधि गुप्ता क्लासेस। थैंक यू।